इकिगाई, दीर्घायु, तंदुरुस्त और आनंदित जीवन का जापानी रहस्य। हेक्टर गार्सिया, फ्रांसिस मिरेलस। अनुवाद प्रसाद ढापरे। तीसरा, लोगोथेरेपी से इकिगाई तक, अपने जीवन का उद्देश्य जानकर लंबी आयु तक जीवन जीने की कला। लोगोथेरेपी यानी क्या? विक्टर फ्रैंकल के एक सहयोगी ने साइको एनालिसिस के बारे में अपनी राय कुछ इस प्रकार से बयान की। साइको एनालिसिस में मरीज लेटा हुआ होता है और कई बार ऐसी चीज़ें बोल देता है जो किसी और समय बोलना इतना आसान नहीं होता। फिर उन्होंने फ्रैंकल से पूछा, आप अपनी मानस शास्त्रीय थेरेपी लोगोथेरेपी के बारे में एक पंक्ति में क्या बताएंगे? इस पर फ्रैंकल बोले, हमारी थेरेपी में मरीज कुर्सी पर बैठा होता है और वे बातें सुनता है जो बाकी समय सुनना उसके लिए कठिन होता है। फ्रैंकल ने इसका स्पष्टीकरण देते हुए कहा, मैं हमेशा अपने मरीज से पहला सवाल यही पूछता हूँ कि आपने आज तक आत्महत्या क्यों नहीं की। इससे मरीज को जीने के लिए कोई ना कोई अच्छी वजह मिल ही जाती है और वह उस उद्देश्य के साथ आनंद से अपनी आगे की यात्रा शुरू करता है। फिर लोगोथेरेपी क्या करती है? इसका जवाब एकदम स्पष्ट है। वह आपको जीवन जीने की एक अच्छा सा मकसद ढूंढने में मदद करती है। लोगोथेरेपी लोगों को उनके जीवन का उद्देश्य समझाने में सहयोग करती है, जिसकी वजह से उनके जीवन को अर्थ प्राप्त होता है, जिसकी वजह से उन्हें जीने की नई उम्मीद मिलती है और वे नए जोश और उत्साह के साथ आगे जीवन जीने लगते हैं। साथ ही वे अपनी नकारात्मक कार्यशैली को बदलना और समस्याओं पर विजय प्राप्त करना भी सीख लेते हैं। जीने का उद्देश्य। वियना क्लिनिक में फ्रैंकल ने यह निष्कर्ष निकाला कि लोगों को जिंदा रहने के लिए किसी न किसी मकसद की ज़रूरत होती है। उन्होंने जिन लोगों का अध्ययन किया उनमें से 80% लोग मानते हैं कि उनके पास जिंदा रहने के लिए कोई उद्देश्य है और 60% लोगों ने यह माना कि उनके जीवन में कम से कम एक चीज़ तो ऐसी है जिसके लिए वे मरने को भी तैयार है। जीवन के असली अर्थ की खोज। अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढना ही फ्रैंकल के जीवन का मुख्य लक्ष्य बन गया और उनके खोज कार्य में अजीब सी गति आ गई। लोगोथेरेपी को अगर संक्षिप्त में बताना है तो उसे नीचे दी गई 5 पंक्तियों में बताया जा सकता है। पहला, लोग उनके जीवन में खालीपन, चिंता और निराशा का एहसास होता है। दूसरा, थेरेपिस्ट उन्हें यकीन दिलाता है कि इसका अर्थ है कि आपको अपने जीवन का उद्देश्य जानने की तीव्र इच्छा हो रही है। तीसरा, मरीज को उसके जीवन का उद्देश्य मिल जाता है, खासकर निराशा के समय में। चौथा, अपनी मर्जी से उस उद्देश्य का चयन करता है या उसे नकारता है। पांचवा, उसे मिले इस नए उद्देश्य की मदद से वह समस्याओं पर विजय प्राप्त करता है और नई विचारधारा और सकारात्मक नज़रिए से जीवन जीने लगता है। फ्रैंकल अपने खुद के सिद्धांतों के साथ जीने के लिए और समय आया तो मरने के लिए भी तैयार थे। और ऑसचविट्स में जब वह कैद में थे तो उन्होंने अपने अनुभव से एक बात जानी। उन्होंने जाना कि आप लोगों से हर एक चीज़ छीन सकते हो, लेकिन किसी भी परिस्थिति को किस नज़रिए से देखना है और उसका किस भावना के साथ सामना करना है, यह आज़ादी आप किसी से
कभी भी नहीं छीन सकते। किसी भी परिस्थिति में कौन सा नज़रिया रखना है और कौन सी भावना के साथ लड़ना है, यह आज़ादी कोई भी इंसान किसी भी इंसान से नहीं छीन सकता। ये सभी बातें उन्होंने खुद अपने अनुभव से जानी और बिना किसी की मदद से खुद समस्याओं का सामना भी किया है, और इसी चीज़ से उन्हें जीवन भर प्रेरणा मिली। साइको एनालिसिस और लोगोथेरेपी। मुख्य अंतर। एनालिसिस लोगोथेरेपी। मरीज कोच पर आराम से लेटा होता है। मरीज थेरेपिस्ट की ओर मुंह करके बैठता है। भूतकाल की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, भविष्य के बारे में सोचा जाता है। न्यूरॉन्स का अध्ययन किया जाता है, न्यूरॉन्स का अध्ययन नहीं किया जाता। आनंद पाने की ओर ज़्यादा ध्यान होता है। जीवन का उद्देश्य ढूंढना ही मुख्य उद्देश्य होता है। मानव शास्त्र का आधार लिया जाता है, अध्यात्म का धागा खोजा जाता है। मरीज की मानसिकता क्या है, यह समझने पर जोर दिया जाता है। मानसिकता के साथ साथ मरीज को अपनी असली अस्तित्व की खोज करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मरीज को क्या लगता है, इसे महत्व दिया जाता है। मरीज को क्या लगता है, इसके साथ ही अध्यात्म के विषय में क्या कहता है, उस बात का भी आधार लिया जाता है। मन की दुविधा दूर करने पर काम किया जाता है। मन में दुविधा किस कारण से है, उस कारण की खोज करके उसकी जड़ तक जाते हैं। विश्वास केंद्र स्थान में नहीं होता है, विश्वास ही इस पूरी थेरेपी की नींव होती है। समस्या को दूर करके मरीज को संतुष्टि बनाने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। मरीज को उसके जीवन का उद्देश्य समझने में सहायता मिलती है। अस्तित्व की लड़ाई। जब भी हमारे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता है या धुंधला होता है, तो हमें अस्तित्व के बारे में भी निराशा महसूस होने लगती है। फ्रैंकल इसे किसी साधारण निराशा के साथ समान नहीं समझते। उनका मानना है कि इस निराशा में ऊर्जा होती है जो नव निर्माण की वजह बनती है। इसलिए वह तो इस निराशा को एक सकारात्मक भावना मानते हैं। बाकी थेरेपीज़ की तरह लोगोथेरेपी इस निराशा को मानसिक बीमारी नहीं मानती, उल्टा उसे आध्यात्मिक खोज मानती है। यह तो एक कुदरती प्रक्रिया है जिसमें लोग खुद से या किसी और की मदद से अपने अस्तित्व की खोज करते हैं। इसकी मदद से वे एक नई संतुष्टि की अनुभूति पाते हैं और अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य पाने की यात्रा करते हैं। जब भी किसी इंसान को इस प्रकार की मदद की ज़रूरत होती है, तो लोगोथेरेपी उसकी मदद करने के लिए आगे आती है। साथ ही उसके अंदर की दुविधा को दूर करके उसे अपने लक्ष्य की ओर जाने में मदद करती है। मैंस सर्च फॉर मीनिंग नामक किताब में फ्रैंकल ने इसी कल्पना की है कि जिसे क्यों का जवाब मिल जाता है, उसे कैसे का जवाब भी मिलता है। फ्रैंकल ऐसा मानते हैं कि हमने आज तक क्या हासिल किया है और हमें क्या हासिल करना है, इसके बीच जो अंतर होता है वही हमारे अंदर तनाव का निर्माण करता है। यही तनाव हमारे अच्छे स्वास्थ्य की वजह बनती है। जब हमें अपने जीवन में कोई चीज़ हासिल करनी होती है, तो हम आराम तलब और सुस्त जीवन जीना पसंद नहीं करते। उल्टा हम चुनौतियों से भरा जीवन जीना पसंद करते हैं। इसके विरुद्ध आज के प्रगत जग में लोग उन्हें क्या करना अच्छा लगता है वह करने की बजाय उन्हें जो बताया जाता है वह करते हैं। खुद की पसंद का काम छोड़कर दूसरे जो काम कर रहे हैं वह काम करते हैं। सिर्फ आर्थिक आज़ादी मिले, इस भागदौड़ में वे अपने मन के खिलाफ काम करने के लिए तैयार होते हैं।
लेकिन कभी कभी यह आंतरिक लड़ाई इतने बड़े पैमाने पर पहुंच जाती है कि आत्महत्या के विचार उनके मन में आते हैं। संडे न्यूरोसिस इसका ही एक प्रकार है। इतवार या छुट्टी के दिन लोगों के सामने कोई व्यावसायिक कार्य या कोई दूसरा काम न होने की वजह से उन्हें सुबह उठते वक्त उद्देश्य नहीं मिलता। उन्हें अपने अंदर एक खालीपन महसूस होता है। आज मैं उठकर क्या करूँगा, इस सवाल का जवाब उन्हें ढूंढना पड़ता है। आज का दिन खुशी से कैसे बिताए, इस सवाल के जवाब की वे खोज करने लगते हैं। असल में वे लोग इकिगाई की खोज करने लगते हैं। मुझे खालीपन महसूस हो रहा है। वियना पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल में फ्रैंकल ने जब परीक्षण किया तो उन्हें पता चला कि 55% लोग कम से कम ज़्यादा मात्रा में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। लोगोथेरेपी के हिसाब से जब भी किसी इंसान को उसके जीवन का उद्देश्य प्राप्त होता है तो वह अपने अस्तित्व की यह लड़ाई जीत लेता है। फ्रैंकल अपने अनुभव से बताते हैं कि उन्होंने अपने उद्देश्य को कृति में परिवर्तित किया। जब वह अपने भूतकाल में झांककर देखते हैं तो उन्हें किसी प्रकार का अफसोस नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा किया है और इसके प्रति उन्हें संतुष्टि का एहसास होता है। लोगोथेरेपी के माध्यम से अच्छे जीवन की ओर यात्रा कुछ महत्वपूर्ण बातें। सार्टे कहते हैं कि हम अपने जीवन का उद्देश्य बनाते नहीं हैं बल्कि उसे खोजकर निकालते हैं। हम में से हर एक के पास जीवन का उद्देश्य होता ही है और जीवन के हर पड़ाव पर उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आता रहता है। जिस प्रकार से अगर हम किसी चीज़ के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा चिंता करते हैं तो वैसी ही चीज़ें घटने लगती है, उसी प्रकार अगर हम अपने लक्ष्य पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देते हैं तो वह चीज़ हमसे अपने आप दूर जाती है। खुश मिजाज और जोशपूर्ण माहौल में निराशा और नकारात्मकता दूर जाती है। हम में से हर किसी के पास असाधारण और महान कार्य करने की क्षमता होती है। हम उस महान लक्ष्य को हासिल करेंगे या नहीं, यह इस पर निर्भर नहीं करता कि हम किस परिस्थिति में हैं, बल्कि इस पर करता है कि हम उस परिस्थिति में क्या निर्णय लेते हैं। अगले कुछ पन्नों में हम फ्रैंकल के किए हुए परीक्षणों की जानकारी लेने वाले हैं, जिनकी मदद से हमें यह पता चलेगा कि जीवन के उद्देश्य से हमारे जीवन पर कैसा असर होता है। केस स्टडी पहला। विक्टर फ्रैंकल, जर्मन कंसंट्रेशन कैंप नाजी प्रताड़ना शिविर में जो कैदी थे, उनका अध्ययन करने के बाद मनोवैज्ञानिकों को यह पता चला कि जिन कैदियों को वहां से बाहर जाने के बाद बाहर के जगत में कुछ करना था, उन लोगों के जिंदा बाहर आने की उम्मीद ज़्यादा थी। फ्रैंकल के बारे में भी यह बात यही सही साबित हुई। वहां से बाहर आने के बाद उन्होंने जब लोगोथेरेपी की कार्यशाला शुरू की तो उन्हें पता चला कि वह खुद इसका पहला उदाहरण है। फ्रैंकल को एक लक्ष्य हासिल करना था, जिसकी वजह से वह उन शिविरों में अपने आप को संभाल पाए। वहां से बाहर आकर वह जब ऑसचविट्स में आए तो उनके पास सभी बातें लिखित में थी और उन्हें उन बातों को प्रकाशित करना था। जब उनका सभी लेखन जब्त कर लिया गया तब भी वे सभी बातें फिर से लिखने के लिए तैयार थे। शायद यही वजह थी कि कैंप में जो हो रहे जुल्म वह सजगता से झेल रहे थे या झेल पाए।
इतना ही नहीं, टाइफस जैसी खतरनाक बीमारी से भी वह अपने आप को बचा पाए। उनके जीवन का अर्थ प्राप्त हुआ। वह हर साल में अपना अध्ययन जारी रखते थे और उससे संबंधित जो भी बातें उन्हें लिखनी होती थी उन्हें वह छोटे छोटे कागज के टुकड़ों पर लिखकर रखते थे। केस स्टडी सेकंड। अमेरिकन राजनीतिज्ञ। उत्तरी अमेरिका से एक राजनीतिज्ञ फ्रैंकल से सलाह लेने के लिए आए थे। अमेरिका में वह पहले से ही मनोचिकित्सकों की सलाह ले रहे थे। फ्रैंकल ने उनसे एक मूलभूत सवाल पूछा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मनोचिकित्सकों की राय लेनी चाहिए? तब उन्होंने बताया, हमारे नियम और परराष्ट्र नीति मुझे मंजूर नहीं, लेकिन सरकार का सदस्य होने के कारण मुझे इन नीतियों का पालन करना पड़ता है। वह जिस भी मनोचिकित्सक के पास जाते थे वह यही कहता था कि उनका अपने पिताजी के साथ जो भी मनमुटाव है उसे दूर करे और वैचारिक भिन्नता होते हुए भी ऐसा बर्ताव करे जैसे एक ही विचारधारा के हैं। सभी ने उनको यही राय दी, लेकिन कई साल कोशिश करने के बाद भी वह उस राय को अमल में नहीं ला सके। फ्रैंकल ने उन्हें बताया कि उनकी परेशानी राजनीतिक मतभेद की वजह से नहीं, बल्कि उनको उनकी मर्जी के खिलाफ इस क्षेत्र में काम करना पड़ रहा है। इस बात से उन्हें परेशानी है। कुछ सालों बाद फ्रैंकल को एक नेता से पता चला कि वह राजनीतिज्ञ अब किसी दूसरे क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उनकी सभी परेशानियां दूर हो गई है। वह किसी भी इलाज के बिना अपना जीवन खुशी से जी रहे हैं। फ्रैंकल की राय में उस राजनेता को मानसोपचार की ज़रूरत ही नहीं थी। असल में उन्हें मानसिक रूप से बीमार समझने की भी ज़रूरत नहीं थी। वह तो अपने जीवन के उद्देश्य की तलाश में थे। जब उनको उनके जीवन का असली मकसद मिला तो अपने आप ही वह ज़्यादा आनंददायक और संतुष्ट जीवन जीने लगे। केस स्टडी 3। आत्महत्या की कोशिश करने वाली माँ। एक माँ जिसका 11 साल का लड़का दुनिया छोड़कर चला गया था, फ्रैंकल के क्लिनिक में अपना इलाज करवाने के लिए आई। उसका दूसरा लड़का जन्म से लकवाग्रस्त था और उसने उस बेटे के साथ अपने आप को भी ख़त्म करने की कोशिश की थी। अपने बच्चे की तकलीफ़ दूर करने के लिए और अपने आप को ख़त्म करने के लिए उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। लेकिन उस लड़के को ऐसा लग रहा था कि उसके जीवन का कोई उद्देश्य है और वह जिंदा रहना चाहता है। लेकिन अगर उसकी माँ ने उसे मार डाला तो उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। उस महिला ने अपनी यह समस्या चर्चा सत्र में सभी के सामने रखी। उसकी मदद करने के लिए फ्रैंकल ने एक दूसरी महिला को स्टेज पर बुलाया और उसे ऐसी कल्पना करने के लिए कहा कि वह बूढ़ी हो चुकी है और जीवन की आखिरी सांसें गिन रही है। उसके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन उसका कोई बच्चा नहीं है।
उससे ऐसा लग रहा है मानो सब कुछ होने के बाद भी जीवन व्यर्थ हो गया। जब यही प्रयोग आत्महत्या की कोशिश करने वाली महिला को करने के लिए कहा गया तो उसे लगा कि और कुछ हो ना हो, लेकिन मेरे पास मेरा बेटा है और यही बहुत बड़ी बात है। बेटा होने की वजह से मैं बाकी कई सारे लोगों से ज़्यादा भाग्यशाली हूँ। मुझे अपने लकवाग्रस्त बेटे को अच्छा जीवन देने का मौका मिला है और मैं अपने जीवन को भी खुशहाल बना सकती हूँ। इस मौके की वजह से मैं अपने जीवन को पूर्णत्व दे सकती हूँ। मेरे पास जो मौका है उसे मैं सही सिद्ध कर सकती हूँ। इस प्रकार सिर्फ एक कल्पना की मदद से अपने जीवन के बारे में सोचकर देखने से उसे उसके जीवन का मकसद पता चला और एक ऐसा लक्ष्य भी मिला जिसके बारे में वह कभी अभी तक सजग नहीं थी। केस स्टडी 4 दुख से पीड़ित डॉक्टर। एक बार एक वयस्क डॉक्टर फ्रैंकल से थेरेपी लेने के लिए आए। 2 साल पहले ही उनकी प्यारी पत्नी का देहांत हो गया था, जिस वजह से वह काफ़ी दुखी थे। इस निराशा से बाहर आने के लिए कोई इलाज तलाशने वह आए थे। उन्होंने कोई भी सलाह देने या और यह जानने से पहले कि उनके साथ क्या हुआ और क्या नहीं, फ्रैंकल ने उनसे पूछा, मान लो तुम्हारी पत्नी की जगह तुम्हारी मृत्यु हो गई होती तो क्या हुआ होता? डॉक्टर ने कहा, मेरी पत्नी तो काफ़ी सीधी थी, उसे काफ़ी यातनाएं झेलनी पड़ती, काफ़ी पीड़ाएं सहनी पड़ती। यह सुनकर फ्रैंकल ने कहा, देखा डॉक्टर, आप कितने महान हो। आपने अपनी पत्नी को इन सभी तकलीफ़ों से बचाया। आप खुद दुख भुगत रहे हो, लेकिन आप अपनी पत्नी से इतना प्यार करते हो कि उन्हें इन सभी से मुक्त किया। यह सुनकर वह डॉक्टर बिना कुछ बोले कुछ पल फ्रैंकल का हाथ अपने हाथ में लिए रुके और चले गए, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ बोल रही थी। उनके जीवन को नया उद्देश्य मिला था। मैंने अपनी पत्नी को कई सारी यातनाओं और दुखों से बचा लिया। इस विचार से अब वह बड़े आनंद के साथ आगे जीवन जीने लगे। मोरिता थेरेपी। जिस दशक में लोगोथेरेपी की इजाद हुई, उसी दशक में कुछ साल पहले जापान में सोमा मोरिता ने भी जीवन उद्देश्य के आधार पर एक थेरेपी की निर्मित की थी। इसका उपयोग न्यूरोसिस, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और ऑपरेशन या इलाज के बाद आने वाली निराशा से लड़ने के लिए होता है। एक मनोचिकित्सक होने के साथ साथ सोमा मोरिता जैन बुद्धिस्ट भी थे। उनके इलाज करने के तरीके ने जापान पर एक अनोखी आध्यात्मिक छाप छोड़ी है। ज़्यादातर पश्चिमी मनोपचारों में इंसान की भावनाओं पर काम किया जाता है। उन्हें अपनी भावनाओं पर काम करने की और उन्हें काबू में रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम जिस प्रकार की भावनाएं अपने मन में रखते हैं उसी प्रकार से सोचते हैं, और जिस प्रकार की सोच रखते हैं वही चीज़ें हमारी क्रिया में भी व्यक्त होती है। इसके विपरीत मोरिता थेरेपी में भावनाओं को जानकर उनको स्वीकार करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि वह ऐसा मानते हैं कि भावनाएं हमारी क्रियाओं को दिशा देती है। अभी हमारी जो भावनाएं हैं
उन्हें स्वीकार करने के साथ साथ नई भावनाओं का निर्माण करने की कला भी सिखाई जाती है। मोरिता के हिसाब से यह कला अनुभव से और कोशिशों से हासिल की जा सकती है। मोरिता थेरेपी में किसी भी परिणाम को नज़रअंदाज करने की सलाह नहीं दी जाती। उल्टा इसमें हमारी इच्छाओं, आकांक्षाओं, डरों, निराशाओं व चिंताओं आदि सभी भावनाओं का स्वीकार करने की सलाह दी जाती है। मोरिता थेरेपी एंड द ट्रू नेचर ऑफ एंजाइटी बेस्ड डिसऑर्डर नामक किताब में मोरिता लिखते हैं कि आपको भावनाओं के बारे में समृद्ध होना चाहिए। मोरिता अपनी यह संकल्पना एक कथा के माध्यम से लोगों के सामने रखते हैं। वह कहते हैं, समझो किसी गधे को एक खंबे से बांधकर रखा जाए तो वह अपने आप को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करता रहता है। उस कोशिश में वह खंबे के ही गोल गोल चक्कर लगाता है, लेकिन उसे लगता है कि उसने बड़ी लंबी यात्रा की है। वह जितनी कोशिश करता है उतना ही उसका उस खंबे से नाता और गहरा होता जाता है। इंसान के साथ भी ऐसा ही होता है। वह जितना अपने ऑब्सेसिव विचारों से दूर भागने की कोशिश करता है उतना वह उन विचारों से और जुड़ता जाता है। मोरिता इलाज पद्धति का सार। पहला, अपनी भावनाओं को स्वीकारें। जब आपको किसी काम के ऑब्सेसिव विचार आ रहे हो, यानी वे विचार आप पर हावी हो गए हो, तो उन्हें रोकने की कोशिश ना करें। या उनसे भागने की कोशिश भी ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो वे विचार और भी गहरे होते जाएंगे। इंसानी भावनाओं के बारे में बताते हुए जैन मास्टर कहते हैं कि आप अगर समुद्र की एक लहर को दूसरी लहर से तोड़ने जाओगे तो समुद्र की गहराई में कहीं खो जाओगे। हम कोई भी भावना निर्मित नहीं कर सकते, वह तो अपने आप निर्मित होती है। हमें तो सिर्फ उसका स्वीकार करना होता है, उसका स्वागत करना होता है। भावनाएं मौसम की तरह होती है, हम उनका अंदाज नहीं लगा सकते, बस उनको बदलते देख सकते हैं। इस बारे में बताते हुए वह वियतनामी साधु थिच हैट हन की एक पंक्ति याद दिलाते हैं। उस पंक्ति में थिच हैट हन अपने अकेलेपन से बात करते हुए कहते हैं, आज तुम कैसे हो? चलो दोनों साथ में बैठते हैं और मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ। दूसरा, जो कर रहे हो वही करे। बिना परिणामों पर लक्ष्य केंद्रित किए आप जो कर रहे हो वह करते रहे, क्योंकि इलाज पद्धति अपना काम करती रहेगी। हमें बस अपना ध्यान वर्तमान पर केंद्रित करते रहना है। अगर परिस्थिति का स्वीकार करने से तकलीफ़ हो रही है तो उस तकलीफ़ पर ध्यान केंद्रित करें। उसके लिए किसी भी प्रकार के काल्पनिक या बौद्धिक बहाने न तलाशें। इलाजकर्ता का काम इतना ही होता है कि वह मरीज की परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार करे। मोरिता इलाज में कभी भी लोगों को वजह ढूंढने के लिए
या स्पष्टीकरण देने के लिए नहीं कहा जाता। उल्टा उन्हें उनकी क्रियाओं से और अनुभव से सीखने की छूट दी जाती है। पश्चिमी मनोचिकित्सा में जिस प्रकार से डायरी रखकर टिप्पणी करने की सलाह दी जाती है, वैसी कोई सलाहें यहाँ नहीं दी जाती। उल्टा अपने अनुभव के आधार पर लोग उसे उजागर करें, ऐसी सलाह दी जाती है। आपके जीवन उद्देश्य की खोज करें। हम अपनी भावनाओं पर भले ही नियंत्रण ना पा सके, लेकिन अपनी दिनचर्या पर काबू ज़रूर पा सकते हैं। इसलिए हमारे जीवन का स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए और मोरिता मंत्र का पालन करने की तैयारी होनी चाहिए। अभी मुझे क्या करना चाहिए, मैं अभी क्या करूं? ऐसे सवालों के जवाब हमें अपने अंदर ही मिलते हैं। बस उन्हें खोजने और अपने अंदर के इकिगाई को ढूंढने की तैयारी चाहिए। मोरिता थेरेपी के 4 पड़ाव। मोरिता थेरेपी लगभग 15 से 21 दिन तक चलती है। इसमें 4 महत्वपूर्ण पड़ाव होते हैं। पहला, अलग रहना और आराम से 7 दिन। अलग रहना और आराम 5 से 7 दिन। पहले हफ्ते में मरीज को एक खोली में आराम करने के लिए भेजा जाता है और बाहरी जगत की चीज़ों से अलग रखा जाता है। टीवी, किताबें, दोस्त, इन सभी से उनका संपर्क तोड़ा जाता है। मरीज ज़्यादातर समय सोया हुआ रहता है। इस बीच इलाज करने वाला व्यक्ति उससे कई बार मिलने जाता है, हालांकि वह भी उससे मिलना टालता है। इस दौरान व्यक्ति को अपनी भावनाओं में होने वाले बदलाव का अध्ययन करने की सलाह दी जाती है। इस 7 दिनों में कुछ भी ना करने की वजह से मरीज काफ़ी परेशान हो जाता है और कुछ तो करने के लिए उतावला हो जाता है, और जिसके बाद उसे अगले पड़ाव में भेजा जाता है। हल्का व्यावसायिक प्रशिक्षण 5 से 7 दिन। इस समय में अच्छे से माहौल में मरीज को हल्के हल्के काम दिए जाते हैं, जैसे कि बगीचे में काम करना, चित्र बनाना और रंग काम आदि। इन कामों को करते वक्त आने वाले विचारों के बाबत उसे अपनी डायरी में टिप्पणियाँ लिखने को भी कहा जाता है। इस दौरान उपचारकर्ता के अलावा और किसी को भी मरीज के साथ बात करने की अनुमति नहीं होती। तीसरा, व्यावसायिक थेरेपी 5 से 7 दिन। इस समय में मरीज को ज़्यादा कष्ट वाले काम दिए जाते हैं। डॉक्टर मोरिता अपने मरीज को पहाड़ पर लेकर जाते हैं और उसे पेड़ काटने जैसे काम करवाते हैं। इसके साथ ही लिखना, रंग काम, सिरेमिक के बर्तन बनाना जैसे काम भी बताए जाते हैं। इस समय में मरीज काम से संबंधित लोगों के साथ बातचीत कर सकता है। सामाजिक और वास्तविक दुनिया से जुड़ना। इस पड़ाव में मरीज को दोबारा अपनी दुनिया में लौटने की सलाह दी जाती है। अपनी पहले वाली दुनिया में वापस लौटने के बाद भी व्यक्ति थेरेपी के दौरान सीखे हुए ध्यान और कला का इस्तेमाल करता रहता है। इस पूरी प्रक्रिया का एक ही मकसद होता है, दुनिया को एक नया और ऐसा विकसित इंसान देना जिसके पास उसके जीवन का कोई उद्देश्य है। एक ऐसा इंसान जो किसी भी सामाजिक या मानसिक दबाव में आए बिना किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर काम करता है।
नाइकन ध्यान पद्धति। जैन मास्टर मोरितो और नाइकन इस आत्म परीक्षण से संबंधित ध्यान पद्धति के अभ्यासक हैं। उनकी पूरी इलाज प्रक्रिया इसी कार्य प्रणाली पर आधारित है। उनके हिसाब से हर एक को अपने आप से 3 मूलभूत सवाल पूछने चाहिए। मुझे किसी इंसान से क्या मिला है? मैंने उस इंसान को क्या दिया है? मेरी वजह से उस इंसान को क्या तकलीफ़ हुई है? इन सवालों को पूछने के बाद किसी इंसान की वजह से हमें जो तकलीफ़ होती रहती है वह अपने आप कम हो जाती है। सामने वाला इंसान दोषी महसूस ना होते हुए हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है। मोरितो कहते हैं कि अगर आप गुस्से में हो और आपका झगड़ा करने का मन कर रहा है तो 3 दिन रुके और फिर झगड़े की शुरुआत करें। झगड़े की तीव्रता अपने आप कम हो जाएगी। और अब इकिगाई, लोगोथेरेपी और मोरितो थेरेपी, ये दोनों आप अपने अनुभव से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी मार्गदर्शक या आध्यात्मिक शिविर की आवश्यकता नहीं है। इकिगाई आपके अस्तित्व की लड़ाई है। एक बार यह लड़ाई आपने जीती और आपको आपका इकिगाई पक्का हो गया तो सिर्फ साहस के साथ रास्ते पर चलने की ज़रूरत होती है। अगले पड़ाव पर हम इस रास्ते पर चलने के लिए लगने वाले साधनों की जानकारी लेने वाले हैं। आपने जिस कार्य का चुनाव किया है उसके प्रति आपके मन में आस्था हो, आपका आहार सही हो, आप कम मात्रा में ही सही लेकिन रोज़ व्यायाम करते हो और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हार ना मानकर उनका सामना करने की आपकी तैयारी हो, तो इस विश्व में परिवर्तन और विकास के कई मौके उपलब्ध होते हैं जो आपको अपने लक्ष्य तक लेकर जाते हैं। आपको जिस काम को करने की प्रेरणा मिलती है उस काम में अपने आप को झोंकने के लिए तैयार है क्या?